आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं साहब, मंजिलें आवाज देगी, सफर जारी रखो। तो नमस्कार दोस्तों, ये एनसीईआरटी में जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें लगती हैं कक्षा 6 से 12 तक, उनका अध्ययन शुरू करते हैं। तो ये क्लास है हमारी सुपर फास्ट रिवीजन राजस्थान अध्ययन और एनसीईआरटी से संबंधित क्लासें चल रही हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है राजस्थान अध्ययन का और एनसीईआरटी से संबंधित पुस्तकों का। जो मेन फैक्ट्स हैं उन सभी तथ्यों का जो रीट 2022 के लिए बहुत ही सफिशिएंट है, बहुत ही लाभदायक है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान है, आप सभी को पता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो राजस्थान भारत के उत्तर और पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है तो 826 किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है 869 किलोमीटर। राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है जैसलमेर। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है धौलपुर। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में होता है। जयपुर संभाग के जिले, तो जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं: जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। जोधपुर संभाग के जिलों की बात करें तो जोधपुर संभाग में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर जिले आते हैं। बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं: बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। अजमेर संभाग में भी 4 जिले आते हैं, एक तो अजमेर स्वयं हो गया, एक भीलवाड़ा, एक टोंक और एक नागौर। कोटा संभाग के जिले, तो कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। उदयपुर संभाग के जिलों की बात करें तो उदयपुर में 6 जिले आते हैं उदयपुर संभाग में, एक तो उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। भरतपुर संभाग के जिले, तो भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं, एक तो भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है: पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमाएं तो 5920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती हैं। मध्य प्रदेश की सीमा राजस्थान के साथ लगती है, जो सबसे लंबी है और 1600 किलोमीटर है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? तो ये पंजाब के साथ लगती है, 89 किलोमीटर है। राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अध्याय 2 राजस्थान का इतिहास। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था जनपद और अंचलों में। राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है? तो बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर के क्षेत्र को मरु प्रदेश कहा गया है। इसमें एक जोधपुर भी सम्मिलित है। बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर का क्षेत्र। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से, रामायण से, चरक संहिता से, महाभारत से हमें मरु प्रदेश के बारे में जानकारी मिलती है। और क्वेश्चन आ जाए कि मरु प्रदेश
के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है, तो वो ऋग्वेद से मिलती है। आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र कौन सा था, तो मरु प्रदेश था आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र। जांगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है, तो वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ यानी जो पूर्वी का भाग है वो भाग जांगल प्रदेश में आता है। उत्तरी भाग उत्तर पूर्वी जोधपुर का भाग। जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर। अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में कहा जाता है नागौर। यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरे थे, तो जांगल प्रदेश से गुजरे थे। कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है, तो मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर, वर्तमान बैराट। मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है, तो अलवर। अलवर में जयपुर के मध्य का भाग, अलवर और जयपुर के मध्य का भाग है वो मत्स्य जनपद में आता है। मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया, तो चीनी यात्री युआन च्वांग ने किया था। तो मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था, जो चीनी यात्री था युआन च्वांग, उसने किया था। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है, तो सूरसेन जनपद के नाम से जाना जाता है। सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया है, तो यूनानी लेखक सिकंदर ने सूरसेन का उल्लेख किया है। कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है, तो बयाना प्रशस्ति भरतपुर से हमें सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में कौन सी जातियां सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर बस गई थी, मालव, सिवी और अर्जुनायन। कौन सी जातियां आई थी, एक तो मालव आई थी, एक सिवी और अर्जुनायन। वर्तमान में राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था, तो उदयपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर के क्षेत्र पर सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था, तो सिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। सिवी जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो माध्यमिका सिवी जनपद की राजधानी थी। माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो चित्तौड़ के पास नगरी गांव से प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो मेदपाट तथा प्रागवाट के नाम से भी जाना जाता है चित्तौड़ के क्षेत्र को। राजस्थान के भरतपुर अलवर क्षेत्र में किस जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था, तो राजस्थान के भरतपुर और अलवर क्षेत्र में अर्जुनायन जाति ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। उदयपुर और उदयपुर के आसपास के क्षेत्र में सिवी जाति ने आधिपत्य स्थापित कर लिया। और अर्जुनायन कहाँ आए थे, भरतपुर अलवर क्षेत्र में आधिपत्य स्थापित किया था किसने, अर्जुनायन ने। मालों की शक्ति का केंद्र कौन सा स्थान था, नगरी टोंक। मालों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है, तो नांदसा भीलवाड़ा में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछे अगलों ने पूछे बा अलग बात है। मालों की विजय का यूप अभिलेख कहाँ स्थित है, तो नांदसा भीलवाड़ा में है। किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई, 5वीं सदी में हुण आक्रमण से जनपद व्यवस्था जी की समाप्त होगी। जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो वृहद संहिता नामक ग्रंथ से मिलता है। जनपद की समाप्ति के बाद यह क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने गए। मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। प्राचीन सिवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही है, तो मेवाड़ की कुल 7 राजधानी रही। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। तो मेवाड़ की कुल 7 राजधानियां रही थी, नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, तो 2 क्षेत्र हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है, ऑप्शन में बताएं भाई कमेंट में। पिलानी के पास नरेड़ क्षेत्र को
कहा जाता है तो वागड़ कहा जाता है। मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो मारवाड़ के नाम से। मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन था, गुर्जर प्रतिहारों का। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है तो हाड़ौती क्षेत्र। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था तो मीणा जनजाति का शासन था। बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ तो बुंदा मीणा के नाम पर हुआ। जयपुर के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है तो ढूंढाड़ के नाम से। कछवा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था, मीणा और बड़ गुजरों का शासन था। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है तो मेवात के नाम से। मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था तो मेव जाति का आधिपत्य था, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मेवात पड़ा। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था तो मेव जाति का प्रसिद्ध योद्धा नायक हसन खां मेवाती था। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था, खानवा के युद्ध में लड़ा था और वीरगति को प्राप्त हुआ था। प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है तो कांठल के नाम से जाना जाता है। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है तो मालवा के नाम से। शेखावाटी क्षेत्र में किस क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है तो चूरू, झुंझुनू और सीकर के क्षेत्र को सम्मिलित किया गया है। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है तो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। इतिहास जानने के स्रोत अध्याय 3 कक्षा 6 राजस्थान अध्याय 3 इतिहास जानने के स्रोत। तो दोस्तों अगर वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें यारो। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है भाई, इतिहास जानने के स्रोतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है तो 2 भागों में, एक तो पुरातात्विक और एक साहित्यिक स्रोत। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं के संदर्भ को समझने में सहयोग मिलता है क्या कहलाते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। प्रतिहारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है तो गटियाला अभिलेख से हमें प्रतिहारों के बारे में जानकारी मिलती है। चौहान वंश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है तो 1170 ईस्वी के बिजोलिया शिलालेख से, और बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को ब्राह्मण वंशीय बताया गया है। रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है तो रावल समर सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है चीरुआ शिलालेख से। जयानक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है तो चौहान वंश की जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है तो नयन चंद्र सूरी की है। नयन चंद्र सूरी की है तो हमीर महाकाव्य यानी चंद्र भी बड़ा होता है, सूर्य यानी सूर्य भी बड़ा होता है तो इसे महा कह सकते हैं। महाकाव्य हमीर महाकाव्य किसने लिखा नयन चंद्र सूरी ने। हमीर महाकाव्य से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश और अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर विजय की। पश्चिमी भारत की यात्रा किसकी रचना है कर्नल जेम्स टॉड की। वंश भास्कर रचना है सूर्यमल मिशन की। वीर विनोद रचना है श्यामल दास की। मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना है विश्वेश्वर नाथ रेव की। राजस्थान में प्राचीन सभ्यता अध्याय नंबर 4। तो राजस्थान में प्रशस्तर युग के अवशेष किस नदियों के किनारे प्राप्त हुए, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदियों के किनारे। धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था तो तांबे का उपयोग किया था। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं तो कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, दृष्टवती नदी और सरस्वती नदी के किनारे और वर्तमान घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है, हनुमानगढ़ जिले से। अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले कौन थे, एक तो बीबी लाल था और एक बीके थापर था। बीबी लाल और बीके थापड़ कौन है, थापर है। कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के किनारे स्थित है तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा में नालियां किससे बनी हुई थी, लकड़ी और ईंट से। कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, ईंटों का प्रयोग किया जाता था। कालीबंगा में अग्नि वेदिका कहां पर बनी होती थी, चबूतरों पर।
कालीबंगा की नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? तो सिंधु सभ्यता के समान थी। कालीबंगा में प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? नगर की चारद्वारी के बाहर की जाती थी। गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। मोस्ट है भाई, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो आप। गाय के मुख वाले प्याले कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। तांबे के बेल की मूर्ति भी कालीबंगा से मिली है। कांस्य का दर्पण ये भी कालीबंगा से मिला है। और किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंघा प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से। तो दोस्तों, कालीबंगा से गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल की मूर्ति, कांस्य का दर्पण और हाथी दांत का कंघा प्राप्त हुआ है। कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण हुआ माना जाता है? तो नदियों का पानी सूखने और मरुस्थल के बढ़ने के कारण कालीबंगा सभ्यता का विनाश हुआ माना जाता है। उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से है? तो आहड़ सभ्यता से है। किस स्थान को पहले ताम्रवर्ती के नाम से जाना जाता था? तो धूलकोट को। धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? तो दीवार पत्थर और मिट्टी से बनी होती थी। किस सभ्यता के मकानों से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? तो आहड़ सभ्यता से हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं भाई, एक स्थान से, एक ही मकान से। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? सामूहिक परिवार का प्रतीक है। यानी परिवार एक बड़ो परिवार होगा। कौन सी सभ्यता है जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? आहड़ सभ्यता में उच्च कोटि के चावलों का उत्पादन किया जाता था। आहड़ सभ्यता में प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के हैं? तो भट्टी के प्रकार के हैं। कौन सा स्थल के किस स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? तो आहड़ सभ्यता के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे। आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग में रंगे हुए हैं? तो लाल भूरे रंग में रंगे हुए हैं। राजस्थान की किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि और 6 तांबे की मुद्राएं, 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो आहड़ सभ्यता से। धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? गिलुंड और भगवानपुरा। उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? ताम्र पाषाण कालीन आहड़ सभ्यता से संबंधित है। किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से प्राप्त हुए हैं। बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा और किस सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो लोहा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बालाथल से प्राप्त हुई है। विराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बालाथल से। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सीकर जिले के नीम का थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। तो गणेश्वर सभ्यता कट है नीम का थाना सीकर गणेश्वर नामक स्थान पर है। गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्र संचित संस्कृति के नाम से जाना जाता है। गणेश्वर से तांबा, गणेश्वर से कौन से तांबे के उपकरण पश्चिम तथा मध्य एशिया में निर्यात किए जाते थे? दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन। तो दोहरी परतदार शिरा वाली तांबे की पिन है, ये मध्य एशिया को निर्यात की जाती थी। गणेश्वर सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं? 2 प्रकार के। लोहाकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से हैं? तो बेराट, सांबर, बागोर और रेड टोंक में है, बागोर भीलवाड़ा में है, सांबर जयपुर में है और बेराट है भी जयपुर में है। बेराट राजस्थान के किस जिले में है? तो जयपुर में है। बिज्जक की पहाड़ी और भीम डोंगरी का संबंध किस स्थान से है? तो बेराट से है। महाभारत काल में विराट को किस नाम से जाना जाता था? विराट नगर के नाम से। पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था? विराट नगर में। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र रहा है बेराट। किस स्थान से अशोक के भाब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बेराट से। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे से 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो बेराट से प्राप्त हुई हैं। 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की है? तो 28 मुद्राएं भारतीय यूनानी शासकों की है।
36 चांदी के मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमारक है? तो 8 मुद्राएं पंचमारक है। कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त, यानी कि कहाँ की खुदाई से स्वास्तिक चिन्ह त्रिरत्न चक्र से चिन्हित अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूक, लोहे की कील एवं हाथ से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? तो ये विराट से प्राप्त हुए हैं। अध्याय 5 आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। अध्याय 6 राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ये 7वें पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। भू संरचना के आधार पर राजस्थान को विभाजित किया जा सकता है 4 भागों में। एक तो थार का मरुस्थल हो गया, एक अरावली पर्वतीय प्रदेश हो गया, एक पूर्वी मैदान हो गया और एक दक्षिणी पूर्वी पठार हो गया। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर फैला हुआ है? तो 61% भाग पर फैला हुआ है और 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के 61% भाग जो थार का मरुस्थल है उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 61% थार के मरुस्थल में 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो राजस्थान का थार का मरुस्थल है। ये विश्व का सबसे धनी मरुस्थल है, सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है विश्व में, और विश्व में सबसे अधिक मानव संसाधन वाला मरुस्थल भी है ये, और सर्वाधिक जैव विविधता वाला है। थार के मरुस्थल के किस भाग को महामरुस्थल कहा जाता है? तो बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को महामरुस्थल कहा जाता है, महान मरुस्थल कहा जाता है। भारतीय महान मरुस्थल किसी स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। तो बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो धोरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो थार के मरुस्थल को 5 भागों में बांटा जा सकता है। मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्धमरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि और अंतःप्रवाही प्रदेश। राजस्थान में अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? तो 9% भाग। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात के खेड़ब्रह्म से दिल्ली के रायसीना की पहाड़ियाँ तक। रायसीना की पहाड़ियों पर किसका भवन बना हुआ है? कमेंट करके बताएं। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में। अरावली की राजस्थान में लंबाई है 580 किलोमीटर, जो कुल लंबाई की 80% है। राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 10%। अरावली का क्षेत्रफल तो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%, और इस 9% भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 23% है। 23% क्षेत्रफल पर राजस्थान की कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या निवास करती है। किस क्षेत्र को बिहड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहा जाता है? तो कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान छप्पन का मैदान कहा जाता है उसे। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है, उसे छप्पन का मैदान कहते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितने भाग में फैला हुआ है? तो 7% भाग में फैला हुआ है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 11% जनसंख्या निवास करती हैं। सबसे पहले हमने थार का मरुस्थल देखा था, वो 61% था, उसमें 40% जनसंख्या निवास कर रही थी। उसके बाद में अरावली देखी हमने, उसमें 9% क्षेत्रफल था, 10% जनसंख्या निवास कर रही थी। उसके बाद में ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश हैं, उसमें 7% क्षेत्रफल है और उसमें 11% जनसंख्या है। एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन की बुक, राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की जो राजस्थान की अध्ययन की बुक है, उसके अनुसार आंकड़े भाई।
राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? तो राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? तो 5 प्रकार की। यानी भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? तो 5 भागों में बांटा है। अरावली से पूर्व में जयपुर एवं उत्तर पूर्व में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो यहाँ पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यानी सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक की बात करें तो ये पूर्वी मैदानी भाग की बात कर रहा है, और इस पूर्वी मैदानी भाग में आर्द्र जलवायु पाई जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्व के झालावाड़ जिले में जलवायु पाई जाती है, तो यहाँ पर अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख ऋतु है ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर तक, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती हैं लू, और 100 किलोमीटर प्रति घंटा हिसाब ऊंचाई है। किस मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा अरब सागरीय मानसून से होती है। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़, यहाँ 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और मिमी में पूछे तो यहाँ पर 100 मिमी और यहाँ पर 1000 मिमी वर्षा होती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर और मिमी में देखें तो 1500 मिमी यानी मिलीमीटर वर्षा होती है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा कहलाती है मावठ। तो भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभों से होती है। मावठ किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? गेहूं फसल के लिए, चने की फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आज इस पार्ट में इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कक्षा 6 का एक वीडियो और बनेगा, यानी छोटे छोटे वीडियो के अंदर हम इस एनसीईआरटी के सुपरफास्ट रिवीजन को चलाते रहेंगे, और लगभग 15 या 16 जुलाई तक कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक एनसीईआरटी से संबंधित जो भी पुस्तक है, चाहे वो राजस्थान अध्ययन की हो, चाहे सामाजिक विज्ञान से संबंधित हो, चाहे समकालीन भारत हो, चाहे लोकतांत्रिक राजनीति हो, कक्षा 9 में 10 में, उन सभी के मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम देखने वाले हैं। तो चैनल से जुड़े रहें। अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं कि सुपरफास्ट रिवीजन की क्लासें चल रही हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इससे पहले की वीडियो देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके।